Hello everyone, welcome back to the channel. So this is last topic of retirement of partnership. लास्ट टॉपिक बोल रहा हूं भाई, लास्ट क्लास नहीं बोल रहा, ये लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग खत्म नहीं कर देंगे इस चैप्टर को, हमारी एक और क्लास आएगी जिसके अंदर हम इसका एक 6 मार्कर फुल फ्लेज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला है। तो आज की क्लास की बात करें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर का। रिटायरमेंट का तो है ही है, तो रिटायरमेंट का बेसिकली 6 मार्कर आता है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। तो डेथ का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो हम यहां पर भी करेंगे अच्छे से। फिर डेथ की पहली क्लास जो होगी वो भी इसी के अंदर भी हम इसको कवर कर रहे होंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर अगर पार्टनर की रिटायरमेंट मिड ऑफ द ईयर पे होती है। बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। मान लो मैं कहता हूं कि यार एक पार्टनर है, वो ईयर एंड पे रिटायर हुआ। अगर वो ईयर एंड पे रिटायर हुआ, मान लो 31 मार्च को रिटायर हुआ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 31 मार्च को तो खाते बन चुके होते हैं, फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस का हिस्सा होता है वो पार्टनर से बढ़ चुका होता है। लेकिन वो पार्टनर 31 मार्च को रिटायर ना होके सपोज साल के बीच में होता, जैसे सपोज करो वो 1 जून को रिटायर हो जाता। अगर वो 1 जून को रिटायर हुआ, आप उसको उसकी कैपिटल का हिस्सा आराम से दे सकते हो, उसकी कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे वहां से दे दोगे, गुडविल का हिस्सा दे दोगे, गुडविल निकाल के रिवैल्यूएशन का हिस्सा कर दोगे। लेकिन सोच के देखो, जब तारीख है 1 जून की, तो जो पिछले महीना गया अप्रैल और मई, उन दोनों महीनों में जो प्रॉफिट कमाया वो भी तो देना पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट कैसे निकलता है और वो पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को कैसे दिया जाता है? जब पार्टनर की रिटायरमेंट या पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो, साल के एंड में हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब उसको प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा नहीं देना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ईयर एंड पे खाते बन चुके होते हैं और वो प्रॉफिट या लॉस उसमें बढ़ चुका होता है, तो वो देना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीच में रिटायरमेंट हुई या बीच में डेथ हुई, तो उस साल का जब तक वो पार्टनर था बिजनेस में, कि जैसे 1 जून तक वो पार्टनर था, तो 1 जून तक के जितने भी प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं वो रिटायरिंग या फिर जिसकी डेथ हुई उसको देने पड़ेंगे। वो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, क्योंकि देखो अब क्या है कि बिजनेस के जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम ईयर एंड पे निकालते हैं। अब 2 महीने बाद निकालना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर हमें सोचना पड़ता है हम किस तरीके से निकाले। तो उसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं अच्छे से डिस्कस करते हैं, ध्यान से एक चीज को समझना। तो शुरू करते हैं पहले तो कि ट्रीटमेंट होता कैसे है। देखो, जो भी बात किस चीज की हम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट्स या लॉसेस। इंटरिम प्रॉफिट्स या लॉसेस हुए क्या? प्रॉफिट लॉस शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कि जिस दिन रिटायरमेंट हुई उस दिन तक का उसको प्रॉफिट लॉस दोगे। सिमिलरली आप डिसीज पार्टनर लिख देते हो जब आप डेथ का चैप्टर करते हो, तो उसको आप प्रॉफिट लॉस का शेयर दोगे। वो कैसे दिया जाता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना कि व्हेन पार्टनर रिटायर्स ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में, अगर एंड पे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी। अब ध्यान से देखते हैं कि कैसे कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा देना है, पहली चीज तो क्या है कि तुम उस टाइम तक के खाते बना लो। कि क्या करो कि 1 जून तक पार्टनर रिटायर हो रहा है, 1 जून तक के बिजनेस के सारे खाते बना लो, इतना खर्चा हुआ, इतनी इनकम आई, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट बांट दो, या लॉस आए तो लॉस बांट दो। पहला तरीका क्या है कि खाते बना लिए जाए, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को एक्चुअली में डिटरमिन कर लिया जाए। क्या तरीके हैं? पहला तरीका क्या हुआ? 2 तरीके हम पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या पढ़ाया मैं आपको कि हम क्या कर ले, डिटरमिन कर ले। डिटरमिन जब डिटरमिन कर लेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली में प्रॉफिट कितना है, एक्चुअली में लॉस कितना है, पहला तरीका तो ये है कि फाइनल खाते बना लो और प्रॉफिट लॉस निकाल लो। लेकिन इस प्रैक्टिस से कई बार ऐतराज किया जाता है। ऐतराज क्यों किया जाता है? मान लो मेरा बिजनेस ही सीजनल है, मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में अप्रैल मई में तो कपड़ा बिकता ही नहीं है, सारे के सारे जो कपड़े बिकते हैं वो बिकते हैं जी ईयर एंड पे। तो जो रिटायर हो रहा है पार्टनर वो कहेगा भाई तुम पहले 2 महीने के बेसिस पे कैसे दे सकते हो, क्योंकि आगे बिजनेस जो पूरे साल का प्रॉफिट जो निकलता है मेजरली वो तो दिवाली के सीजन से निकलता है, वो तो किसी और त्योहार के सीजन से निकलता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि आप एक्चुअली में मत निकालो, हम अंदाजा लगा लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? अंदाजा लगा लेते हैं कि पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतना प्रॉफिट होगा। तो दूसरा तरीका क्या है
एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन। डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम क्या आती है? डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है बिजनेस आपका सीजनल हो तो प्रॉब्लम आएगी। तो दूसरा तरीका क्या मिलता है? एस्टिमेट कर लिए जाए प्रॉफिट्स लॉसेस को। तो जब डिटरमिन करते हो तब ट्रीटमेंट क्या होता है? तब ट्रीटमेंट होता है बेटा, ध्यान से देखना, जब तुमने निकाल ही लिया कितना ही प्रॉफिट है इतना ही लॉस है तो सारे का सारा प्रॉफिट है तो बांट दो, लॉस है तो पार्टनरशिप कैपिटल को डेबिट कर दो। जब प्रॉफिट होता है एक पार्टनरशिप फर्म में, जब भी प्रॉफिट होता है तो वो बढ़ता है तो क्या एंट्री करते हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ जाएंगी और प्रॉफिट लॉसेस बांटने के लिए जो खाता यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? अगर प्रॉफिट्स है तो इफ प्रॉफिट्स, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स मतलब पुरानी रेशो में, ठीक है। अगर लॉस होता है तब क्या होगा? जब लॉस होता है तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होगी। पार्टनरशिप कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? डेबिट होती है। तो डेबिट कर दोगे पार्टनरशिप कैपिटल को। एंट्री क्या बनेगी अगर लॉस है तो? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये आपकी एंट्रीज बन जाएंगी इन केस आप प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिटरमीन करते हो, एक्चुअल प्रॉफिट लॉसेस को फाइंड आउट करते हो। तो दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है एस्टिमेशन। आप अंदाजा लगा लो। जब तुम अंदाजा लगाते हो तो अंदाजा लगाने के दो तरीके बताए गए हैं, दो तरीके हमारे सिलेबस में है। पहला तरीका तो है एस्टिमेशन यूजिंग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। एस्टिमेशन यूजिंग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, कि पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस में निकाल लो कि पिछले साल अब तक के कितने प्रॉफिट थे, इस साल भी उतना ही मान लो इतने प्रॉफिट्स है, और उस हिसाब से आप मतलब पिछले साल का टोटल निकाल लो, उससे आप निकाल लो कि इस साल के कितने होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं कहता हूं कि पार्टनर रिटायर्ड ऑन 1 जून 2025, ठीक है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे बेटा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे अपने पास, सपोज करो 1,20,000 टोटल प्रॉफिट्स, ठीक है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कितने थे? 1,20,000। उस पूरे साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे आप इस साल के 2 महीने का प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि ये साल अप्रैल मई तो है, तो पिछले साल का प्रॉफिट 1,20,000, पर मंथ प्रॉफिट कितना आया? 10,000। तो आप कहोगे इस साल अब तक टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 इंटू 2 महीने, दैट इज 20,000। इस तरीके से हम पिछले साल के टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल के उतने समय का प्रॉफिट निकाल लेते हैं जब तक पार्टनर हमारे साथ जुड़ा हुआ था, फिर उसको उस हिसाब से हम हिस्सा दे देते हैं। तो क्या हुआ? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट्स फॉर अप्रैल एंड में कितने आ जाएंगे? पिछले साल 1,20,000 था 12 महीने के लिए, इस साल के 2 ही महीने बीते हैं, तो ऐसे निकाल दोगे 12 इंटू 10,000, 10,000 इंटू 2 आ जाएगा तुम्हारे पास 20,000। नहीं समझे? तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे क्या बेसिस पे क्या निकाल देते हो? तो मैं एस्टिमेट कर लेते हो। एक तरीका एस्टिमेशन का क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे, इसे हम बोलते हैं टर्नओवर बेसिस। प्रीवियस ईयर टर्नओवर के बेसिस पे। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। क्या होता है टर्नओवर का मतलब? सेल्स, कि पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट निकाल लो। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि लास्ट ईयर की सेल्स थी 10 लाख, ठीक है। प्रॉफिट्स थे 1 लाख। पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 10 लाख। प्रॉफिट्स कितने थे? 1 लाख। अब मैं कहता हूं कि टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, टिल रिटायरमेंट
सेल्स आर 50,000। सेल्स कितनी बताई? 50,000। पिछले साल की टर्नओवर के बेसिस पे कैसे निकालोगे? हम कहेंगे कि पिछले साल 1 लाख की सेल्स करी, सॉरी 10 लाख की सेल्स करी, तो हम इस साल की थोड़ी ना सेल्स बढ़ा देते हैं, काम करते हैं, हम कह देते हैं 2,50,000। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, लेकिन ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। 2,50,000। मैंने कहा पिछले साल की सेल्स थी 10 लाख, प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख। कितना परसेंट हुआ? पिछले साल 10 लाख की सेल करी, प्रॉफिट 1 लाख कमाया, कितना परसेंट हुआ? 10% हुआ। तो 10% कमाई होती है, तो इस साल 2.5 लाख की सेल कर चुके हो, तो प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी बोलो। पिछले साल के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? 2.5 लाख का 10%। समझ आती है बात? 2.5 लाख का 10% कैसे निकला? क्योंकि हमने कहा पिछले साल 10 लाख की सेल की, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो मतलब 10% का कमाया, तो 10% ऑफ 2.5 लाख कितना जाएगा? 25,000। तो इस साल का प्रॉफिट अभी तक का कितना हुआ फर्म का? 25,000। आ रही है बात समझ? ये फर्म के प्रॉफिट निकले। जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका हिस्सा हम निकाल देंगे, उसकी जो भी शेयर होगा, मान लो उसका 1/6 है, 1/4 है, तो इस टोटल का 1/6 1/4 निकाल देंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? जल्दी से देखो कि प्रॉफिट जब देने होते हैं, रिटायरिंग पार्टनर अगर साल के बीच में चला जाए या डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, तो उसको प्रॉफिट देने पड़ते हैं, इंटरिम प्रॉफिट लॉसेस का हिस्सा देना पड़ता है। 2 तरीके होते हैं, या तो डिटरमिन कर लो, खाते बना लो, या फिर एस्टिमेट कर लो। जब डिटरमिन करते हो प्रॉफिट लॉस को, तब आप क्या करते हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करके पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को बांटते हो। अगर प्रॉफिट हो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लॉसेस हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर एस्टिमेट कर रहे हो तब 2 तरीकों से एस्टिमेशन कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। दूसरा तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर टर्नओवर के बेसिस पे या प्रीवियस ईयर सेल्स के बेसिस पे। जब प्रॉफिट्स के बेसिस पे करते हो तो आप देखते हो पिछले साल पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, फिर आप निकालते हो पर मंथ कितना है, इस साल कितने महीने बाद रिटायर हुआ, उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। सेल्स के बेसिस पे हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं पिछले साल की सेल्स कितनी थी और प्रॉफिट कितना था। मान लो पिछले साल की सेल्स थी 10 लाख की, प्रॉफिट था 1 लाख का, तो 10% का प्रॉफिट है। इस साल की सेल्स देखोगे, इस साल की सेल्स है 2.5 लाख, तो इस साल प्रॉफिट कितना होगा? पिछले साल 10% था, तो इस साल भी 10% होगा, तो हमने कहा 2.5 लाख का 10% 25,000। समझ आई प्रॉफिट्स लॉसेस कैसे निकलते हैं? अब देखो, अब इसका ट्रीटमेंट सीखते हैं। एस्टिमेट तो कर लिया, डिटरमिन जब करा तो उसका ट्रीटमेंट कितना आसान है वो तुम देख चुके हो। ये ट्रीटमेंट है, जब तुम डिटरमिन कर लोगे फिर तो ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट है छोटू सा। प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लॉसेस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर एस्टिमेट कर रहे हो तब ट्रीटमेंट क्या होगा? ध्यान से सुनना। मैं ना यहां पे लिख देता हूं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम उतनी जगह पे कर लेंगे। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है? जर्नल एंट्री क्या पास होती है? जर्नल एंट्री क्या पास होगी? वो एक चीज पे डिपेंड करेगी और 2 केसेस बनेंगे। एक चीज पे डिपेंड करेगी और उसके बेसिस पे 2 केस बनाएंगे हम। एक केस तो हम बनाते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में रेशो चेंज हो रही है, एक में कहेंगे उनके बीच में रेशो चेंज नहीं हो रही। तो क्या 2 केस बनाओगे? रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स इज सेम, मतलब की रेशो नहीं बदली। जो बिफोर रिटायरमेंट थी इनके बीच की रेशो वही अब भी है। मान लो ए, बी और सी थे, सी रिटायर हो गया, ए और बी के बीच में वही रेशो है जो सी के रिटायरमेंट से पहले थी। या फिर रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस। अगर वो बदल जाती है, या तो रेशो नहीं बदलेगी या रेशो बदल जाएगी, तीसरा कुछ तो नहीं हो सकता कि ए, बी और सी पार्टनर से 3:2:1 में सी रिटायर हो गया, तो ए और बी के बीच में रेशो या तो 3:2 रहेगी पुराने वाली ही, या बदल जाएगी। 2 ही केस हो सकते हैं। अगर तो वही रहती है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री किस चीज की जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम? रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट या लॉस देने की। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा,
अगर बेटा जी प्रॉफिट होता है तो एंट्री करोगे आप पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो एक नया खाता खोलते हो पी एंड एल सस्पेंस, जिसका मतलब होता है आप कहते हो कि अभी पक्का नहीं है ये प्रॉफिट्स होंगे ही नहीं होंगे, सस्पेंस नाम रख दिया, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दे देते हो कि, और सस्पेंस इसलिए बनाते हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट हो चुके हैं। पी एंड एल सस्पेंस हम यहां पे क्यों लिखते हैं, पी एंड एल सस्पेंस हम इसे लिखते हैं कि हमें सस्पेंस है होगा या नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो खाता बना देते हैं एक नया। अगर लॉस होगा तो पक्की बात है कि पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस होगी रिटायरिंग पार्टनर की, तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझते हो बात को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो, अगर रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, अगर वो रेशो बदल जाती है तब क्या होगा, अगर वो रेशो बदल जाती है तो हो सकता है बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो सकता है लॉस हो रहा हो। अगर तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो जनरल एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर बिजनेस को लॉस होगा तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो एंट्री क्या होगी बेटा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आ रही है बात समझ? तो हमने क्या करा, हमने सारे के सारे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से सीखे। हमने बोला कि अगर तो प्रॉफिट लॉस डिटरमिन हो जाता है तब तो आप बांट दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का यूज करके, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू ओल्ड पार्टनर सभी में बांट दो, और लॉस हुआ तो सभी पार्टनर से कैपिटल डेबिट कर दो और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर एस्टिमेट कर रहे हो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका जनरल एंट्री, अगर रेशो पुराने पार्टनर्स के बीच में सेम रहती है तो एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस टू रिटायरिंग या रिटायरिंग टू पी एंड एल सस्पेंस, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट है या लॉस है। और अगर रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर चेंज होती है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर प्रॉफिट्स है तो लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो सारे के सारे ट्रीटमेंट्स अच्छे से क्लियर हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस शेयर इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन इन सबके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं डेथ में करवाऊंगा क्योंकि इनका क्वेश्चन जो पेपर में आना ना वो डेथ से रिलेटेड आना होता है। फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल डिट्टो सेम ट्रीटमेंट है। ये सारा कुछ जो मैंने तुम्हें लिखा है सेम ट्रीटमेंट डेथ में भी होगा। तो हम ये सारे के सारे क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस ना करके हम कहां करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर में प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो पार्ट आएगा रिटायरमेंट का, उसके अंदर हम एक 6 मार्कर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये सारे का सारा ट्रीटमेंट जल्दी से अपने फेयर नोट्स में लिख लो, एक एक चीज को समझ लो। मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम करेंगे रिटायरमेंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन।